नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे उस अहम खबर के साथ जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है और कल का दिन बेहद ही खास रहने वाला है। देश इस वक्त एक बड़े सुरक्षा अभ्यास की तैयारी में जुटा है। 7 मई को पूरे भारत में मॉक ड्रिल की जाएगी और उससे पहले देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे देश किसी बड़े खतरे का सामना कर रहा हो। गृह मंत्रालय से लेकर स्कूलों, पुलिस लाइनों और झीलों तक हर स्तर पर रिहर्सल चल रही है ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो उसका सामना पूरे सिस्टम के साथ किया जा सके। अब हम आपको दिखाएंगे 7 तस्वीरें, 7 मई की वो खास तस्वीरें जिसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए। 6 अहम तस्वीरें हम अपने स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं और अलग अलग तैयारियां अलग अलग स्तर से की जा रही है। उन तैयारियों की अहम आपको भूमिका समझाने की कोशिश चलिए करते हैं। आपको बताते हुए चले कि ये साफ बताती है कि भारत किस तरह से किसी बड़े स्तर से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पहली तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दिल्ली से, जहां गृह मंत्रालय में सिविल डिफेंस की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में डीजी सिविल डिफेंस और डीजी एनडीआरएफ समेत कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। चर्चा सिर्फ मॉक ड्रिल की नहीं बल्कि मौजूदा हालात में राष्ट्रीय सुरक्षा की भी हुई। खास बात यह रही कि यह बैठक उस समय हुई जब पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात बने हुए हैं। दूसरी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन का परीक्षण किया गया। सायरन की तेज आवाज में एक संदेश छिपा है कि खतरे की घड़ी में कैसे सतर्क रहना है और कैसे आम जनता को सुरक्षित निकालना है। यूपी समेत सभी राज्यों को गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है, मॉक ड्रिल में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, तीसरी तस्वीर देखिए, ये गुजरात से है, जहां राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मॉक ड्रिल को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में गृह विभाग और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद थे। बैठक में 7 मई को जो मॉक ड्रिल को लेकर के तैयारी की जा रही है उसका एक रिव्यू किया गया और जमीन पर उसकी तैयारियों को लेकर अंतिम निर्देश दिए गए। अब आपको एक और अहम तस्वीर दिखा रहे हैं, चौथी तस्वीर श्रीनगर से, जहां पर डल झील पर एसडीआरएफ के जवान मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। यह तस्वीर बेहद अहम है क्योंकि घाटी में खतरे की आशंका को लेकर पहले से संवेदनशीलता बनी रहती है। ऐसे में एसडीआरएफ का पानी में मॉक अभ्यास एक अहम संकेत है कि सरकार अब हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है, चाहे जमीन हो या फिर पानी। पांचवी तस्वीर है दिल्ली से, दिल्ली के कनॉट प्लेस से तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली देश की राजधानी है और किसी भी संभावित हमले का पहला टारगेट बन सकती है। ऐसे में शहर के व्यस्त इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और कल यानी कि 7 मई को यहां विशेष तौर पर मॉक ड्रिल की जाएगी। छठी और आखिरी तस्वीर जम्मू से दिखा रहे हैं हम आपके साथ, जहां पर जम्मू में एक स्कूल से बच्चों के अभ्यास की तस्वीरें सामने आई। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अगर किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे फंस जाए तो उन्हें कैसे प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। बच्चों को मॉक ड्रिल के जरिए न केवल मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है बल्कि उन्हें खुद की ओर और दूसरों की लेकर के जो सुरक्षा है उसको लेकर भी सिखाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो देश इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन की तरफ है जहां पर हर तरफ से ये ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है कि तैयारी हर तरफ से होनी चाहिए, हर स्तर की होनी चाहिए। ये एक ऐसा अभ्यास है जो भले ही रिहर्सल हो लेकिन इसके पीछे एक गहरी रणनीति और तैयारी छिपी है ताकि किसी भी वास्तविक खतरे के वक्त भारत पूरी तरह सतर्क और सशक्त होकर खड़ा रह सके।
तो तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से तैयारी चल रही है। अब चलिए आपको उस अहम मुद्दे की तरफ भी रुख करवाते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम का जो वो आतंकी हमला है वो आपके दिलों में अभी भी यहाँ पर जो है झकझोर रहा होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ वो बेहद ही शर्मनाक था। यह हमला दर्शाता है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि आतंकवाद उस नासूर की तरह है जिसे अगर समय रहते कुचला नहीं गया तो यह समाज के लिए अभिशाप बन सकता है। इसीलिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार से मांग की जाने लगी कि आखिर कब तक हम चुप रहे, आखिर कब तक पिता अपने पुत्र को, एक बहन अपने भाई को और एक पत्नी अपने पति को मरता हुआ देखता रहे, आखिर कब तक। और इसीलिए इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार से बार बार सवाल कर रहा है कि आखिर इस तरह की चूक कैसे हो गई। सरकार को जब हमले के बारे में जानकारी थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। वही विपक्ष का भी ये कहना है कि सरकार को इस हमले का पुरजोर जवाब देना चाहिए। आखिर किसने और क्या कुछ कहा, जरा इस पर हमारी ये रिपोर्ट भी देखिए। पहलगाम हमले के बाद और देश की जनता की मांग पर सरकार ने पाकिस्तान पर कड़ा फैसला लेते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं और फैसले का असर देश को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है तो किसी का कहना है कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तो वही किसी का कहना है कि युद्ध से क्या हासिल होने वाला है। युद्ध से देश विकास के दौरे में पीछे चला जाएगा, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अगर सरकार इस युद्ध को टाल भी दे तो हमें जीडीपी में नुकसान देखने को मिलेगा और इस नुकसान को आज से नहीं, हम 1947 के बाद से झेल रहे हैं, क्योंकि सरकार आतंक और आतंकवाद से देश की सुरक्षा को लेकर लगातार जो कार्य करती रहती है वे पैसों की बर्बादी ही तो है। तो क्यों ना इसका इलाज एक बार में ही निकाल लिया जाए। दरअसल रांची से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 22 तारीख को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 बेगुनाह नागरिकों की जान गई है, जिसे लेकर सरकार ने खुद इंटेलिजेंस फेलियर की बात मानी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार को खुफिया जानकारी पहले से थी तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। खड़गे ने दावा किया है कि हमले में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर दौरा रद्द कर दिया और आगे उन्होंने कहा, 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था। तो आपने देखा कि विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ के 26 लोगों की जानें ली। ये तो दरिंदगी है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली
और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मजहब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो जाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मजम्मत किए हैं और मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर गया है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिसके बाद सरकार ने खुद इंटेलिजेंस फेलियर स्वीकार किया है। देश भर में गुस्से का माहौल है और विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है कि अगर पहले से खुफिया इनपुट था तो पुख्ता सुरक्षा इंतजामात क्यों नहीं किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द किया था। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे दरिंदगी बताया। हमले के बाद अब देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। कुछ लोग युद्ध के पक्ष में हैं, तो कुछ इसके आर्थिक नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब आगे सरकार का अगला कदम क्या होगा। पहलगाम हमले के बाद चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और आपको बताते हुए चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज को उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। बता दें कि एक व्यक्तिगत बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने मित्र एंथनी अल्बानीज से बात की और उन्हें उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। हम भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी को आगे बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों को खोज करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ये वार्ता दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि करती है, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति पर गहन बैठक की और कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए 1000 वाटर यहां पर वाहनों को दिल्ली में लाने की तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी इलाका सूखा ना रहे। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों पर वाटर स्प्रिंकलर लगाना अब अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हर दिशा में काम कर रही है ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके। एयर पोल्यूशन लेवल किस तरीके से और कम किया जा सकता है, आज की इस कमेटी के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से उसका डिटेल डिस्कशन हुआ और लगातार सरकार वो सारी चर्चाएं कर रही है कि अलग अलग सेगमेंट में जो प्रॉब्लम है, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, चाहे वो डस्ट पॉल्यूशन है, चाहे अन्य प्रकार के पॉल्यूशन है, हर एक दिशा में सरकार को जो काम करना है उसमें से भी जितनी एजेंसीज थी हम लोग इकट्ठे बैठ करके, चाहे वो MCD है, NDMC है, PWD है, DDA है, हर एजेंसी के प्रतिनिधि हमारे साथ में यहाँ बैठ करके हर दिशा में हमें काम करना होगा। दिल्ली में रियल टाइम एयर क्वालिटी हमें दिखाई दे, हम उसको मेजर कर पाएं, उसको डाउन कर पाएं, तो वो सारे तरीके, जैसे हमने कहा था कि 1000 गाड़ियां वाटर स्प्रिंकलर्स दिल्ली में लाने हैं, उसकी पूरी तैयारी कर दी गई।
एयर और वहीं पोल्यूशन बिहार लेवल के गया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता और मंत्री संजय झा ने करारा पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा है और उन्हें पार्टी की बजाय ज्यादा चिंता हमारी पार्टी की हो रही है। वह मुख्यमंत्री तो पूरा यात्रा पे निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। उनको अब कोई पॉइंट मिल नहीं रहा, उनको ज्यादा चिंता हमारे पार्टी की है। अपना पार्टी को देखें और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो सर्वमान्य नेता बिहार के हैं, वह और मुख्यमंत्री वहीं आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार का भी पलटवार सामने आया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव उस पार्टी में रहते हैं जो किडनैपर पार्टी के नाम से जानी जाती है। उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया कि उनके पिता लालू यादव का कौन अपहरण कर लिया है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव राजनीतिक रूप से नजरबंद है। किडनैपर पार्टी में रखता है। किडनैपिंग का अभियुक्त वाला ना उस पार्टी के मुकुट रहता है सब। किडनैपिंग फॉर रैंसम, फिरौती के लिए अपहरण। और उनके पिताजी को कौन किडनैप कर लिया है? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक रूप से नजरबंद कहाँ है? किस रूप में है? अरे बेटा ने तो इतनी राजनीतिक इनके चलते प्रताड़ना उनको मिली कि वो तो सीधे एडमिट हो गए कि हमारा बेटा को नेता बना दो, नेता बना दो। और गठबंधन का सहयोगी दल कह रहा है कि 4 सीटें है, 420 का आरोपी है। तो वहीं हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब देश पहले से ही सीमा पर तनाव जैसी स्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे समय में पंजाब के नेताओं को इस तरह के विवादित मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। आपके नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय में जब देश युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है, एकता दिखाने की बजाय इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं। और ये खास तौर पर उसके बाद उठाया गया जब हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया। उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया। इसके पीछे गहरी साजिश है और मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब के नेताओं को इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। हमें पहले भी पानी मिल रहा था। बीबीएमबी ने भी कहा कि 8,500 क्यूसेक पानी दो। केंद्रीय गृह सचिव ने भी कहा। अब तो वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार से 1 घंटा 35 मिनट तक मुलाकात की और दोपहर लेफ्टिनेंट के घर से रवाना हुए। वहीं इस मामले को लेकर करनाल में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने विनय नरवाल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी है और दुख की इस घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया है। देखिए, वो सारी बात उनकी ये कोई मीडिया का विषय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जो दी, तो परिवार के दिलों में कितना दर्द होगा वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक पारिवारिक बातचीत रही है और एक तरीके से उन्होंने परिवार से मिलकर उनका ढांढस बंधाने का कार्य। इस विषय में राहुल जी का या हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम राजनीतिक टिप्पणी करें। आज आने का जो उद्देश्य था वो शहीद विनय नरवाल जी को श्रद्धांजलि देना और परिजनों से एकांत में मिलकर एक पारिवारिक रूप से ढांढस बांधना। देखिए वो और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय में जम्मू कश्मीर पेंशन सुविधा पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल के जरिए राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों और पूर्व विधायकों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल और साफ सुथरा बनाना है। लॉन्च के मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और उसके लोगों की दशकों तक सेवा करने वाले कर्मचारी और पूर्व विधायक अपने पेंशन दस्तावेजों को संभालने के लिए एक सरल प्रक्रिया के हकदार हैं। आज मैंने पेंशन निपटान को सहज बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से अब पेंशन भोगी अपने दस्तावेजों की स्थिति की निगरानी ऑनलाइन कर सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
ये पहल राज्य प्रशासन की डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सेवाओं को आर्थिक सुलभ और कुशल बनाने का प्रयास करती है। तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज होती जा रही है। बता दें कि ईडी की टीम ने बोकारो में फिर से दबिश दी और बोकारो स्टील के नगर सेवा भवन स्थित अभिलेख और आवंटन विभाग के महाप्रबंधक AK सिंह के कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की है। विभाग के अन्य अधिकारी भी कागजातों को खंगालने में जुटे हुए नजर आए। वहीं एक अन्य टीम चास के राणा प्रताप नगर में महेश नागिया से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेतुलिया की वन भूमि को बिहार सरकार ने अधिग्रहित कर बोकारो स्टील को आवंटित किया था, लेकिन बाद में बोकारो स्टील ने कुछ जमीन माफियाओं को NOC करके दे दी थी। तो वहीं बिहार में बेरोजगारी को लेकर युवा सड़कों पर उतरे और BPSC से संबंधित अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। छात्रों की मांग थी कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने आए इन युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। विपक्ष ने इसे लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि JDU BJP की सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनना चाहती और जब भी वे अपने हक की बात करते हैं उन्हें लाठियों से जवाब दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये है बिहार की हकीकत, जहां नौकरी मांगने पर युवाओं को मिलती है लाठियां। ये घटना न सिर्फ युवाओं में आक्रोश बढ़ा रही है, बल्कि सरकार की संवेदनहीनता को भी उजागर कर रही है। वहीं डिजिटल इंडिया अभियान के इस दौर में नागपुर में नागरिकों को 10 मई से पेट्रोल खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट नहीं बल्कि नकदी लेकर जाना होगा। जी हां, विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने फैसला किया है कि शहर के सभी पेट्रोल पंप डिजिटल भुगतान बंद कर देंगे। इसकी वजह है साइबर क्राइम के जरिए हुए पेमेंट फ्रॉड, जिससे पेट्रोल पंप मालिकों के बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। एसोसिएशन के मुताबिक अब तक 2 पेट्रोल पंप डीलरों के खाते सीज हो चुके हैं और 30 से ज्यादा के खातों पर लैंडमार्क लगा हुआ है। कुछ मामलों में तो 280 रुपए के फ्रॉड की वजह से 18 लाख रुपए वाले अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। इस परेशानी के चलते एसोसिएशन ने यह कठोर निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर अब आम नागपुर वासियों पर पड़ने वाला है। वहीं अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव नगर परिषद में विधायक आशुतोष काले की मौजूदगी में जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं खुलकर के सामने रखी। लोगों ने टूटी सड़कों पर आपूर्ति की कमी, अधूरी ड्रेनेज और बढ़ते अतिक्रमण जैसे मुद्दे विधायक के सामने जोरदार तरीके से उठाए। इस पर विधायक ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और प्रशासन को चेताया कि समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोपरगांव के लोगों को समय पर बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए और विकास कार्यों में देरी पर ठेकेदारों को पर भी सख्त कार्रवाई हो। वहीं महाराष्ट्र के धुले जिले में हौलतनाथ गांव में आज बाजार के बीच स्थित एक मोबाइल शॉप में अचानक की भीषण आग लग गई। रॉयल मोबाइल नाम की इस दुकान में आग किनारे रखे कचरे को जलाए जाने के कारण लगी, जिससे मोबाइल फोन, सामान और फर्नीचर जलकर के पूरी तरह खाक हो गया। अनुमान है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आग को काबू में किया, जिससे आसपास के अन्य दुकान सुरक्षित बच गए। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कचरे में आग लगाई थी, जिससे यह हादसा हुआ। दुकान मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं ओडिशा के बालासोर जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बालासोर फुलाड़ी रोड पर नुनिया जोड़ी ब्रिज के पास एक यात्री बस ट्रैक्टर से टकराने के बाद पास के नाले में जा गिरे। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 25 लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग, अग्निशमन विभाग और ODRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
तो वही जम्मू जिले के घनी मेढर इलाके में एक दर्दनाक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को मेंढर में उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही की वजह से हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।